अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में त्रासदी की एक भयावह इबारत लिखी है। इस त्रासदी ने गांव गरीब को तो उजाड़ा है, साथ में उन लोगों के भी जीवन बर्बाद कर दिया, उनके परिजनों और परिवार का भी जीवन बर्बाद कर दिया जो पंचायत चुनाव की ड्यूटी में सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक और कर्मचारी संघों का दावा है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना की त्रासदी में 1671 शिक्षक, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनकी मौत हुई है। लेकिन किसी राज्य के लिए या किसी राज्य के नागरिक के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, टीचरों के लिए और किसी व्यवस्था के लिए इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि राज्य सरकार ने इन मौतों को मानने से ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना से सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है। कितनी? सिर्फ 3। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है बहनों भाइयों कि इस बड़ी विपत्ति के चलते उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में हमारे शिक्षक भाई, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारी मारे गए हैं। अखबार गवाह हैं, पीड़ित के परिवार गवाह हैं, उनके बच्चे गवाह हैं, उनकी बेवा गवाह हैं, उनके मां बाप गवाह हैं। उसके बावजूद राज्य सरकार ने बयान जारी करके इनकी मौत को मानने से भी इनकार कर दिया, इनकी शहादत को स्वीकारा तक नहीं गया। जिस पंचायत चुनाव के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, राज्य सरकार उसे मानने से इनकार कर रही है। इससे भयानक त्रासदी और लोगों का अपमान कोई हो नहीं सकता। मैं हैरान हूं, अचरज में हूं और ये सोचने के लिए मजबूर हूं कि सरकारें कितनी निष्ठुर और निर्मम हो सकती हैं कि महज मुआवजा न देना पड़े इसलिए वो अपने सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, टीचर, अनुदेशक, शिक्षा मित्र और कर्मचारियों की मौत को मौत मानने से इनकार कर रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क के, किसी शहर की, किसी राज्य की सरकार ने अपने नागरिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया होगा जो मौजूदा हुकूमत के दौर में जारी है। क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है? क्या आपको इस बात पर यकीन है? उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सिर्फ 3 की मौत हुई है और 3 से ज्यादा की मौत अगर आप कहेंगे तो हम इसे विपक्ष की साजिश कहेंगे, ओछी चाल बताएंगे। क्या यह हमारे 1671 टीचर्स, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, कर्मचारियों का मंत्री अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या राज्य सरकार उनकी शहादत का अपमान नहीं कर रही है? क्या उनकी पत्नी, बच्चे, उनके माता पिता, उनके भाई बहन के साथ यह अन्याय और अपमान नहीं है? इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है कि जिन्होंने अपनी सर्वोच्च शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी, आप उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी शहादत दे दी, कुर्बानी दे दी। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ ने यह दावा किया है, कर्मचारी यूनियनों ने दावा किया है कि 1671 मौतें हुई हैं। तमाम जनपदों के जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने यह दावा किया है और उनके पत्र भी मेरे पास मौजूद हैं कि कोरोना के चलते टीचर्स का निधन हुआ है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं, सिर्फ 3 के लिए मानती है। कारण सिर्फ मुआवजा न देना पड़े। मैं भाई प्रदीप कटारा के परिवार का उस दुख को भूल नहीं पा रहा हूं जो आज दोपहर में मैंने उनके परिवार का वीडियो देखा। आगरा के रहने वाले इस अध्यापक का परिवार अपने घर के भीतर धरने पर बैठा हुआ है। प्रदीप कटारा जी की मृत्यु हो गई थी चुनाव के दौरान ड्यूटी में। इनकी 3 बेटियां, 1 छोटा बच्चा और बेवा पत्नी रो रहे हैं घर पे। इकलौते कमाऊ सदस्य थे। कैसे चलेगा इनका परिवार? इन बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया है, परिवार उजड़ गया है, घर में बैठे सिर्फ रो रहे हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनका जीवन चलाने का अवसर दिया जाए, लेकिन सरकारों की निर्ममता का आप अंदाजा लगाइए कि उन्हें आपकी दुख तकलीफ से कोई वास्ता ही नहीं है, जैसे आप किसी और ग्रह के प्राणी हो। सरकार ने अपने को समाज से अलग कर लिया है। लोगों की दुख, पीड़ा, कष्ट, कठिनाई, उनके रुदन सरकार के कानों तक पहुंचता नहीं है। मुझे आज भी याद है सुल्तानपुर के उस शिक्षक सुरेश चंद भाई का जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे और सरकार और प्रशासन से गिड़गिड़ाते रहे कि मेरी ड्यूटी काट दीजिए, लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं काटी गई। भाई सुरेश चंद्र की मृत्यु हो गई। मैं आज तक उस खबर को भूल नहीं पाया हूं।
मैं नहीं भूल पाया हूं उस बहन की पीड़ा जिसकी शादी तय हुई थी अगले महीने, जून के महीने में। उसकी ड्यूटी लगा दी गई और कोरोना के चलते उस बहन की मृत्यु हो गई। हाल ही में शादी होने के बाद प्रेग्नेंट हुई एक टीचर की मौत हुई। कोरोना की ड्यूटी के दौरान गर्भवती महिला टीचर की मृत्यु हो गई। क्या ये दृश्य हमें विचलित नहीं करते, बेचैन नहीं करते? सवाल नहीं पूछते हैं सिस्टम से कि आप अपने ही राज्य के नागरिकों की पीड़ा, उनके दुख, उनके गम में आप शरीक नहीं हैं? क्यों? क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको मौतों को स्वीकारना पड़ेगा। तो मौतों को न स्वीकारना पड़े इसलिए सरकार इस प्रकार के असत्य विलाप कर रही है। विपक्ष की आड़ में छिपने वाले ये नेता दरअसल समाज के विरोध में खड़े हो गए हैं। हर बात पर ये विपक्ष के पीछे छिप जाने वाले लोग हैं जो हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हैं। कैसे उस दृश्य को भुलाया जा सकता है? और ये वही टीचर हैं, वही प्राथमिक शिक्षक संघ है और वही टीचर हैं उत्तर प्रदेश के लाखों अध्यापक जिन्होंने पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार को 76 करोड़ 50 लाख रुपया कोविड से निपटने के लिए सहायता राशि दी थी। आज जब ये दुख में है, ये मारे गए हैं, इनके परिजन रो रहे हैं, इनके पास रोजी रोटी के लाले हैं, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, तब इनकी सरकार मदद नहीं कर रही है। और ये वही टीचर हैं जिन्होंने 76 करोड़ 50 लाख देकर उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी मदद की थी। आज एक एक रुपए के लिए ये टीचर गिड़गिड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी राज्य के लिए और क्या हो सकती है? आप स्वयं इसका आकलन करें। 28 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दी थी कि 135 टीचरों की मौत हुई है, इनको मुआवजा दिया जाए। कोर्ट तक ने 135 से ज्यादा मौतों की बात कही, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इतनी बड़ी तादाद में हो रही मौतों के बाद भी हम स्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात और हो नहीं सकती है। यह बेहद अपमानजनक है और यह बताता है कि किस प्रकार से स्थितियां बेहद विचित्र और खराब होती जा रही हैं। यह तो हुई टीचर्स की बात। उत्तर प्रदेश में आज भी मौतों का सिलसिला भयानक रूप से गांव ग्रामीण में जारी है। कन्नौज, रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, प्रयागराज, फतेहपुर, कहां कहां के दृश्य आपको दिखाऊं? लाशों से पटे हुए शमशान, बहती हुई लाशें आज भी दिखाई दे रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के दावों के मुताबिक सब कुछ ठीक है, कोरोना नियंत्रण में आ गया है और महज कुछ ही जगहों पर कोरोना सिर्फ बचा हुआ है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात किसी राज्य के लिए और क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं जानना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन करके एक विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, यह विभाग क्या कर रहा है? इसका तो काम ही आपदा का प्रबंधन में, लेकिन इस विभाग को डिफंक्ट कर दिया गया। पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कितने जिला अस्पतालों का उन्होंने दौरा किया, कितने सीएचसी गए, कितने पीएचसी गए? ना कोई निरीक्षण है, ना कोई समीक्षा है, सिर्फ अगर कुछ है तो बयानबाजी। मैं जानना चाहता हूं कि 400 बैठकों के बाद टीम 11 उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में बुरी तरह से नाकाम रही। ना ऑक्सीजन का प्रबंध हुआ, ना आईसीयू बेड का प्रबंध हुआ, ना इलाज मिल पाया, ना दवाएं मिल पाई। लोगों की तड़प तड़प कर लोगों ने दम तोड़ा। टीम 11 की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? टीम 11 के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? इतनी भयानक जानलेवा लापरवाही जिसने गांव शहर तबाह कर दिए, लोगों की जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बच्चे अनाथ हो गए, बहनें बेवा हो गई, मां की कोख उजड़ गई। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए बहनों भाइयों की किसका कसूर है और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। यह कोई मामूली समस्या नहीं है, यह इंसानियत पर आई सबसे बड़ी विपदा है और उस विपदा में सरकार का व्यवहार बड़ा क्रूर है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो बोले ना। क्या इन अध्यापकों की, शिक्षकों की, टीचरों की मौत को मौत नहीं माना जाएगा?
क्या इन कर्मचारियों की मौत को स्वीकार नहीं किया जाएगा? लोगों के दुखों को बांटने के बजाय उनके दुखों पर आप मलहम नहीं, तेजाब और नमक डाल रहे हैं। यह अंधेरगर्दी है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों में अपने राज्य के नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति इस प्रकार का आचरण संविधान की भावना के सर्वथा प्रतिकूल है। जिस वक्त गांव गरीब के लोगों का हाथ पकड़कर उनके दुख बांटना है, उस वक्त सरकार की यह क्रूरता लोगों को भारी पड़ रही है। गम में डूबे हुए हैं लोग। हमारे 55 संवाददाता अब तक 1700 गांवों तक पहुंच चुके हैं। लोग बयान कम देते हैं, टीवी कैमरे पे कम बोलते हैं, रोते हैं। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं और वो सिर्फ रोते हैं। ऐसे दृश्य हृदय विदारक, आत्मा को कचोटते हैं, इंसानियत पर सवाल खड़े करते हैं और बताते हैं कि हमारे हुक्मरान कितने पत्थर दिल हो गए कि इनको किसी की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक विकलांग पिता, एक बेवा महिला, उसके छोटे बच्चे, सवाल करो तो सिर्फ रोते हैं। उत्तर प्रदेश का गांव ग्रामीण बहनों भाइयों बर्बाद हो गया है। हमारी आपकी कल्पना से ज्यादा भयावह दृश्य है वहां पे। गांव गरीब की बात कोई नहीं करता, पर मैंने यह संकल्प लिया है, हमारे संवाददाताओं ने यह संकल्प लिया है कि हम गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, पूछेंगे उनका दर्द, उनकी तकलीफ और आप तक पहुंचाएंगे। और वो संकल्प लगातार जारी रहेगा जब तक हम अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं जाएंगे। हम बताना चाहते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त रिश्तेदार, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग कितनी तकलीफ में हैं, कितनी पीड़ा में हैं। इतना अपार कष्ट उन्होंने जीवन में देखा नहीं है। सामूहिक दाह संस्कारों के दृश्य विचलित करते हैं। प्रयागराज का वो दृश्य आपको रात में सोने नहीं देगा, जहां 10 किलोमीटर तक शमशान में सिर्फ लाशें ही लाशें। निगाह जाएगी जितनी दूर, दिखेंगी सिर्फ लाशें। अगर इसे उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता ना कहा जाए तो विफलता किसे कहा जाए? यह विफलता का स्मारक है। यह आपकी विफलता का ऐसा उदाहरण है जो देश और दुनिया देख रहा है, और उस पर से आपकी यह क्रूरता अपने ही लोगों के साथ यह बड़ी भारी पड़ रही है। इस विपत्ति में आप लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने के बजाय उस पर तेजाब और नमक डाला जा रहा है। यह दृश्य अकल्पनीय है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। चुनाव ड्यूटी के दौरान केवल 3 शिक्षकों की डेथ हुई है। अन्य शिक्षकों की जो मृत्यु हुई है वो जैसे अन्य लोगों की हुई है ऐसे उनकी भी हुई है, कोविड-19 के दौरान हुई है। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है। हमने विभाग को निर्देश दिया है तत्काल उनके देयकों का भुगतान उनको किया जाए, उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूरी तरह सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में, हेर फेर में और लोगों को गुमराह करने में लगी है। सरकार का पूरी तरह चाल चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने आ गया है। एक तो पहले से दुख, और दूसरा उस पूरे आंकड़े को छिपाने का जितना बड़ा गहरा सदमा उनके परिजनों को लगेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो यूं कहा जाए कि बहुत बड़ा एक उनके साथ आघात है, वो सरकार करने का काम कर रही है। आंकड़ों में हेरफेर करके सरकार कह रही है कि मात्र 3 कर्मचारियों की मृत्यु, मात्र 3 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि उनके नाम हैं, नंबर हैं, उनकी ड्यूटी लगी थी, इसके प्रमाण हैं। आदित्यनाथ जी, ऐसा मत कीजिए। उनके परिवार वालों को नौकरी और 1-1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। पूरी तरह से सरकार और निर्वाचन आयोग की तानाशाही की वजह से सारे शिक्षक या कर्मचारी गए, और लगभग वो संख्या हजारों के ऊपर जा रही है, जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी तो जो लगातार आ रहे हैं या उनके जो परिजन हो उसमें नहीं है। परिजन भी, क्योंकि वो हुए इफेक्ट हुए तो अगला भी इफेक्ट हुआ, तो परिजन को छोड़ करके मतलब अभी सिर्फ शिक्षक, प्योरली जो शिक्षक कर्मचारी, उनकी ये हालात है। अभी तक जो आंकड़ों के हिसाब से हमारे पास लिस्ट आई है वो 1000 के ऊपर है, और डे बाई डे बढ़ती जा रही है, डे बाई डे बढ़ती जा रही। अगर अपुष्ट खबरों की बात करें तो 2000 से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो लिखित में आ चुके हैं वो 1000 से ऊपर जा रहे हैं। क्या इन 1621 मौतों को सरकार छिपाना चाहती है?
क्या टीचर और कर्मचारियों की मौत को सरकार छिपाना चाहती है? जवाब है हाँ, और इसके सबूत भी हैं। ये झांसी के जिलाधिकारी का पत्र है 8 मई का। झांसी के जिलाधिकारी शासन को रिपोर्ट भेजते हैं और ये कहते हैं कि 36 टीचरों की मौत उनके जनपद में हुई है। दूसरी रिपोर्ट सोनभद्र जनपद से है, जहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्वयं स्वीकारा है कि 6 टीचरों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। प्रतापगढ़ और रायबरेली के बीएसए ने भी एक्सेप्ट किया है और उनके भी पत्र हमारे पास मौजूद हैं, और अधिकांश जनपदों में वहां के बीएसए ने ये लेटर्स जारी किए हुए हैं। लेकिन अब जब मुआवजा देने की बारी आई तो सरकार कहती है कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ये पत्र सब दिखाने के पीछे मकसद ये है कि फैक्ट पर बात होनी चाहिए, और फैक्ट हमारे साथ है, और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकार किस कदर अत्याचार और क्रूरता पर अपने ही लोगों के खिलाफ उतर आई। आज की डिबेट में बीजेपी से अनीता अग्रवाल हैं, अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु मेरे साथ मौजूद हैं, सुची विश्वास कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और इनका संघ, इनके टीचर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा मारे गए हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी मुझे विशेष रूप से ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के, दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर DC शर्मा, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं, और जिस प्रकार का वो बयान दे रहे थे मुझे बड़ी हैरानी है, क्योंकि मेरे पास भी सूचना है कि 1621 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, पर उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ 3 मौतों को मानती है। आपके लोगों की शहादत को भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। क्या इससे भी बड़ा कोई अपमान हो सकता है? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जो हमारे 1621 शहीद शिक्षक हैं उनके परिवारों की वेदना को आपने समझा और इतने महत्वपूर्ण चैनल पर इतना महत्वपूर्ण समय देकर के आपने इस प्रश्न को उठाया। मैं आपका, आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और थोड़ा समय लूंगा मैं इसमें। अप्रैल के फर्स्ट वीक में चुनाव शुरू हुए तो 12 अप्रैल को मुझे पहली मृत्यु की सूचना मिली और पहले फेज में 18 जनपदों का चुनाव था। मेरे जिलाध्यक्ष मंत्रियों ने कहा कि अध्यक्ष जिस प्रकार से इन प्रशिक्षण में भीड़ जुट रही है इसमें तो बहुत मौतें हो जाएंगी। मैंने 12 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके सारी स्थिति अवगत कराया और कहा कि वर्तमान परिस्थितियां पंचायत चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है, इसमें हजारों जान जा सकती हैं। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 दिन में मेरे पास 250 मौतों की सूचना आई। मैंने 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अनुरोध किया कि अब तक इतनी मौत हो चुकी है, पंचायत चुनाव रोक दिया जाए। तीसरा चौथा चरण बाकी था, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 28 तारीख को मेरे पास 577 मृत्यु की सूचना आई। मैंने वो राज्य निर्वाचन आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों को उससे अवगत कराया, उस पर भी कोई जब एक्शन नहीं हुआ तो 29 तारीख को मैंने 706 अध्यापक जो मृत हो चुके थे उनकी सूची इनको भेज करके गुहार लगाई कि महोदय अब तक 706 शहीद हो गए, अभी भी चौथे चरण का चुनाव और मतगणना रोक दीजिए। उस पर सुनवाई नहीं हुई। 30 तारीख को हमने मतगणना बहिष्कार का निर्णय लिया। कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई जो शुरू की तो मेरे पास रात में एक मित्र का फोन आया। मैंने रातों रात कागज तैयार करके 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सारा पक्ष रखा कि अब तक मिलॉर्ड हमारे 706 अध्यापक चले गए हैं और अभी ये 706 संख्या है पहले दूसरे चरण के बाद की है। मतगणना अभी रोका जाए। सब सिस्टम इनके स्ट्रांग रूम में मतपेट का आ चुकी है, अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि तुरंत मतगणना हो। लेकिन सरकार के पक्ष ने वहां पर ऐसे सजा करके प्रस्तुत किया कि बिल्कुल कोरोना प्रूफ व्यवस्था होगी, कोई भी कोरोना वायरस मतलब पर नहीं मार सकेगा। आपके चैनल ने तो बायकॉट किया था, लेकिन और चैनलों ने उसको जो दिखाया किस प्रकार से कोरोना की धज्जियां उड़ी। और आज स्थिति यह है कि 29 अप्रैल को जो आंकड़ा 706 का था वो 16 मई को मेरे पास 1621 लोगों की सूची आ गई। तो आपका 1621 सरकार मानने को तैयार नहीं है ना। बेसिक शिक्षा मंत्री अभी क्या बोल रहा था, यही तो कह रहे थे कि सिर्फ 3 मौतें हुई हैं। ब्रजेश जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने अभी कहा कि अन्य शिक्षकों की मौत उसी प्रकार हुई जैसे सामान्य हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर यह सामान्य है तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की संख्या 3 लाख है और मृतकों की संख्या 1621 है। ये 0.5% से ज्यादा है।
इस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, उसका 0.5% 12.5 लाख होता है। क्या 12.5 लाख का आंकड़ा सरकार ने जारी किया? 12.5 लाख मृत्यु हो गई इस प्रदेश में। मेरा दावा है कि अगर गांव ग्रामीण की आप अगर इकट्ठा करा लें और सबके शपथ पत्र मंगा लें प्रधानों के, आंकड़ा तो ऐसा होगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं थोड़ा आपका समय लूंगा। इतना करने के बाद 3 शिक्षकों 1621 को 3 में बता देना, पहली ये कितना कष्टप्रद है, आत्मा रोती है। जब पहली महामारी का पहला चरण आया, हमने अपने वेतन से 76 करोड़ सरकार को दिया, धन्यवाद अधिकारियों का ज्ञापित हुआ, हम चुप रहे। विधानसभा में कहा गया कि 4.5 के कार्यकाल में लाखों की नामांकन वृद्धि हुई है, अधिकारियों का धन्यवाद, हम चुप रहे। 4.5 वर्ष में 1,59,000 विद्यालयों में से 1.25 लाख प्रधानाध्यापकों के पद इन्होंने समाप्त कर दिए, हम चुप रहे। आज आपकी शहादत को मान नहीं रही है सरकार, मुद्दा ये है। एक मिनट मिश्रा जी, 1 मिनट लूंगा मैं। 4.5 वर्ष में एक अध्यापक का प्रमोशन नहीं है, हम चुप रहे। हर बात पर हम चुप हैं। डीए भत्ते खत्म कर दिए गए, हम चुप थे। तो चुप बैठो फिर शर्मा जी फिर चुप ही रहो, फिर बोलते क्यों अगर आपको बोलने में परहेज है तो। 1 लाख से 2 लाख तक का हमने नुकसान उठा रहे हैं, इसलिए कि ये कहेंगे हम वेतन देते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन अगर हमारे 1621 अध्यापकों को 3 में बदल दिया जाएगा और सरकार का, विभाग का, शासन का एक व्यक्ति उस पर खेद भी व्यक्त नहीं करेगा और सोचेंगे शिक्षक संगठन चुप रहे, तो शिक्षक संगठन कमजोर नहीं है। ऐसे शिक्षक संगठनों पे, ऐसे नेतृत्व पे मैं लानत दूंगा और मेरे खून में वो नहीं है। अरे 24 घंटे से ज्यादा हो गए, सरकार आपकी शहादत को मान नहीं रही है। क्या कर लिया आप लोगों ने? आपने क्या सरकार से जवाब पूछा? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष पद से। मैं इस्तीफा दे दूंगा जिस दिन मैं फेल हो जाऊंगा। अभी 24 घंटे के अंदर आप अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। किस बात के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप? आपको तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। अगर सामान्य हालत होते मैं सड़क पर उतर गया होता। आज महामारी है, मैं अपने लोगों को लेकर सड़क पर नहीं उतर सकता। आपको पता है कि किस तरह से अध्यापकों का परिवार बर्बाद हो गया है? कटारा जी के परिवार का दृश्य देखा है आपने? आत्मा कचोटती है, हृदय विदारक दृश्य है। घर पर बैठकर धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं, परिवार तबाह बर्बाद हो गए हैं। मैंने सारे दृश्य देखे हैं। अब ये हमको इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि जो शिक्षक अभी केवल अपनी संख्या और नाम और मोबाइल नंबर लेकर के घूम रहा है, आज वो 60,000 ग्राम पंचायतों में 3.5 लाख शिक्षक, अब वो इस बात पे मजबूर है कि हर गांव की संख्या ला करके सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा कि जो आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं ये नहीं चलेगा। क्या ये अपमान नहीं है आप लोगों का? ये पूरा अपमान है, पूरे शिक्षा समुदाय का अपमान है और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अपमान का जवाब देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं शर्मा जी, अगर आप इंसाफ न दिला पाना तो अध्यक्ष का पद से इस्तीफा दे देना। मेरी बात का बुरा मत मानना। बिल्कुल छोड़ दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं अपने शहीद साथियों के परिवारों को न्याय नहीं दिला पाया तो मैं ये पद छोड़ दूंगा मिश्रा जी। ओके, थैंक यू सो मच। विजय कुमार बंधु मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, अटेवा के अध्यक्ष हैं। विजय जी, जिस प्रकार से 1621 शिक्षकों की मौत को छिपाने की कोशिश हो रही है और उनको 3 में बदल दिया गया, यह आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि यह हमारे अध्यापकों का अपमान है, उनकी शहादत का अपमान है, उनके परिवार के साथ ज्यादती है, शिक्षकों, कर्मचारियों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने एक अच्छा विषय उठाया है और गंभीर विषय उठाया है। मैं 3 की बात बाद में करता हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, सरकार उन सूनी मांगों को नहीं देख पा रहा है, उन जो कोख वीरान हो गए उनको नहीं देख पा रहा है, वो जो बच्चे अनाथ हो गए उनको नहीं देख पा रहा है। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि कोई सरकार भी है। मुख्यमंत्री जी योगी हैं, योगी संत महात्मा हैं और उनके राज्य में माताओं की गोदी सूनी हो गई, हमारी बहनों के मांग सूनी हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। उसके बाद आप आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। ये तो बहुत आने वाले समय में, सदियों में ये आंकड़े याद किए जाएंगे और ये माफ करने लायक नहीं है। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। और अभी आपने कहा कि सतीश द्विवेदी जी जो मंत्री हैं विभाग के,
वो कह के गए हैं कि 3 लोग आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर 3 से ज्यादा कहोगे तो विपक्ष की साजिश बताएंगे वो। मैं बताना चाहता हूं, वो अपने जिले के आंकड़े सही कर लें। वो अपने जिले के आंकड़े, उनके श्रावस्ती जिले में पूरे जिले की बात कर रहा हूं जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं, 18 लोग लिस्ट है मेरे पास, 18 लोग हैं वहां पर। और उनके विधानसभा की जो इटवा विधानसभा है, उस इटवा विधानसभा से 4 लोग, छेदीलाल विश्वकर्मा जी, दीपक सिंह जी, प्रदीप कुमार जी, घनश्याम जी, ये उनके विधानसभा के हैं। मैं तो कहता हूं माननीय मंत्री जी, आप कहीं न जाइए, पूरे प्रदेश के आंकड़े आप नहीं देख पा रहे, ना देख पाइए, लेकिन आप अपनी विधानसभा के और अपने जिले को दिखवा क्या दीजिए। मंत्री का चिन्हित ये कर दीजिए। बयान अध्यापकों और कर्मचारियों की शहादत का अपमान नहीं है? पूरा अपमान है, शिक्षकों का अपमान है, शिक्षा व्यवस्था का अपमान है और उस प्रदेश का अपमान है जिसके दम पर विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं आप। जो लोग विश्व गुरु में भूमिका निभाएंगे, जो अरे अध्यापक किस बात का विश्व गुरु? लाशें कुत्ते नोच के खा रहे हैं। जिसके दम पर आप शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, ओके। जो पूरे शिक्षा व्यवस्था को। आपने कटारा जी के परिवार का वीडियो देखा है? बिल्कुल आज देखा। मैं दोपहर से उस वीडियो बिल्कुल को भूल देखा। नहीं पा रहा हूं। उनकी बेवा पत्नी और 3 छोटी बेटियां और एक बच्चा गोद में है, और पता रोए जा रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं। पता नहीं शर्मा जी की आंख से आंसू क्यों नहीं आता। मुझे तो हैरानी है ये नेता लोगों को क्या होगा। मैं तो कहना चाहता हम हूं, लोग तो इतने कष्ट में कि मैं बता नहीं सकता। मेरी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपने एक बात बहुत अच्छी कही, एक बात बहुत अच्छी कही। मैं तो कहता हूं ये सरकार कोख में बच्चा पैदा हुआ है, कोख की हत्या किया है, ये सुहाग की हत्या है, ये बहनों की राखी बधाई जो कलाई है उस सूनी करने वाली, उसकी हत्या है। ये हत्या है सीधे सीधे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये शिक्षकों की हत्या की गई है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। मुआवजा न देना पड़े? जी बिल्कुल। देखिए दो चीजें हुई है। मैं आदरणीय मिश्रा जी आपसे कहना चाहता हूं, 2 चीजें हैं। एक तो मुआवजा न देना पड़े, पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ कि जो कोरोना में मृत्यु हुए हैं उनको सरकार 30 लाख रुपए का अनुदान करेगी। मोटे मोटे हेडिंग में छप गया, हेडलाइन बन गई, पूरे प्रदेश की जनता देखी शिक्षकों कर्मचारियों को इतना पैसा मिल जा रहा है, मरने के बाद मिलेगा। और मेरे कितने लोगों को? 3 लोगों को। हेडलाइन क्या बन गई? इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा सरकार ने निर्णय लिया। ये पूरे आंकड़ेबाजी है, सिर्फ पब्लिक को और शिक्षकों कर्मचारियों को। अनीता अग्रवाल जी, आपने भी ये खबर देखी होगी, ये बेहद अपमान है और आप भी इस बात से सहमत होंगी कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे शिक्षक और कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव की ड्यूटी में कोरोना के चलते अपनी शहादत दी। आज उनकी शहादत को आप स्वीकार करने की बजाय सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई कह के क्या यह अपमान नहीं कर रही? क्या यह क्रूरता नहीं है उनके परिवार और उनके जख्मों के साथ? देखिए ब्रजेश भाई, बिल्कुल क्रूरता तो नहीं, लेकिन संवेदनशीलता हमारी पूरी तरीके से उनके साथ है। ये जो आंकड़ा 3 का आया है, ये उस समय जिस समय चुनाव आयोग उस समय ड्यूटी पे जिनकी डेथ हुई उसका 3 का आंकड़ा है कि ड्यूटी के समय जो 3 लोगों की डेथ हुई वो आंकड़ा आया है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो शिक्षक और भी डेथ हुई हैं उनके बच्चों को नौकरी के लिए, उनको पूरी तनख्वाह देने के लिए हम लोग बात कर चुके हैं। और हमने सबसे बड़ी बात है, जब अभी और भी इसकी जानकारी आएगी इसकी। मैडम प्लीज झूठ मत बोलें आप। आपने सिर्फ 3 लोगों को की शहादत को माना है, 3 की मौत को माना है। मुआवजा और नौकरी सिर्फ उन्हीं के परिवार को मिलेगी। देखिए आप असत्य बोल रही हैं। नहीं, देखिए शिक्षक संगठनों ने एक आंकड़ा दिया, वो अलग है। हमारे जो जिला अधिकारियों ने चुनाव आयोग को आंकड़ा दिया, ये वो आंकड़ा हम बता रहे हैं जो हमारे जिला अधिकारियों ने दिया है। ये हम आंकड़ा वो प्रस्तुत जिला अधिकारियों के आंकड़े के आधार पर ही आपकी सरकार ने 3 मौतें सिर्फ कही हैं। तो हमने वही बोला जिला अधिकारियों के आगे, और ये ऑन द स्पॉट जिस समय ये भी जिला अधिकारी की रिपोर्ट है, झांसी के कलेक्टर की रिपोर्ट है। ये जो आप अभी यही हमने कहा मेरे से लेते जाइएगा, आप दे दूंगा। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि इसकी पूरी तरीके से जांच होगी। सोनभद्र, रायबरेली, प्रतापगढ़ सबका है पत्र। ब्रजेश भाई, जितने भी शिक्षकों की डेथ हुई है या जिनकी मौत हुई है उनकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं किसी के साथ अन्याय होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। हमारी सरकार पूरी तरीके से न्याय करेगी। हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ, पूरी संवेदना है हमारी उन शिक्षकों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग निर्दयी हैं या क्रूर हैं। हम अपनी लेकिन हमने कहा जो जिला अधिकारियों की तरफ से आंकड़े आए ये और शिक्षक संगठन अच्छा, मैं अलग निर्दयी आंकड़े शब्द वापस ले लूंगा। आप ये 1621 मौतों को स्वीकार कर लीजिए। देखिए मैंने कहा ना, इसकी पूरी जांच होके जो आंकड़ा सामने आएगा वो बता। अभी तो हमने जांच हो चुकी है, मिनिस्टर बयान दे रहा है, नहीं कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, आप मिनिस्टर ने बयान दिया मान है, लेकिन अभी इसका सबसे मैंने जिला अधिकारियों द्वारा जो अरे डीएम बड़ा होता है कि मिनिस्टर? मैडम
देखिए ये तो उन्होंने वो आंकड़ा दिया है जो ऑन चुनाव के समय ड्यूटी में कैसी जिनकी डेथ सरकार हुई है। आपकी है? क्या नहीं, तो जो ड्यूटी कंफ्यूज के हैं आप समय डेथ लोग, हुई वो या आंकड़ा है। अनुभवहीन है, या आपको सरकार चलाना नहीं आता? ब्रजेश भाई, जो ड्यूटी के समय जिसकी डेथ हुई है ये वो आंकड़ा है। बाकी उन्होंने कहा कि डेथ हुई है, मैं ऐसा नहीं कि नहीं मान रहा हूँ, बाकी डेथों में उन्होंने ये चीज कहा तो है कि उनको ये उसको मान भी रहे 1621 हैं। को कंपनसेशन और उनके नहीं, निकट उनके परिजन को परिवारों नौकरी को देखिए नौकरी के लिए भी बात देंगे या की है। नहीं देंगी? नहीं, उनके परिवार की नौकरी की बात कर दी है, उनको पूरी तनख्वाह देने की बात की। कहाँ दे रही है बताइए ना? नहीं, 3 को आप दे रही हैं बस। नहीं 3 को तो मुआवजे की बात हो रही है ना, बाकी नौकरी तो बाकियों को सभी क्या देंगे? बाकी सबको नौकरी तो मिलेगी ना, उनके बच्चों को नौकरी के लिए कहा गया, उनको पूरी तनख्वाह, उनका जितने ये पेंशन है, वो 1621 को आप नौकरी दे देंगी? भाई आप बात इसके तो लिए ये बोल रही हैं आप? नहीं जो उनके आंकड़े आप तो आए मंत्री तीन जिलाधिकारियों कह की रहा तरफ है। से, जो जिलाधिकारी से आंकड़े आए हैं उस पर पूरी तरह से विचार होगा। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम अन्याय मैडम, मुझे करेंगे, लगता अन्याय है ना होगा। कि अब आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हैं और आप लोगों नहीं को ब्रजेश भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, हम बिल्कुल न्याय की बात कर रहे और हैं। अगर आपने हम उनकी कहीं मौत को भी स्वीकार अन्याय नहीं नहीं किया, होने तो देंगे, किसी को मुआवजा नहीं मिलेगा, ना किसी को नौकरी अन्याय मिलेगी। नहीं होने देंगे। शिक्षकों के साथ पूरी संवेदना हमारी उनके परिवार ओके, के साथ थैंक पूरी यू। संवेदना सुचि पूरी विश्वास जी तरीके से। कांग्रेस से मुझे ज्वाइन कर चुकी है। लेकिन सुचि एक जी, चीज मैं बता थैंक यू मैडम, प्लीज। सुचि जी, बहुत हैरानी होती है मुझे कि राज्य सरकार अपने ही लोगों की शहादत, अपने ही लोगों की कठिनाई में उनके साथ नहीं खड़ी है। और देखिए 1621 टीचर और कर्मचारी मारे गए, लेकिन सरकार का कहना है सिर्फ 3। और अगर आप ज़्यादा की डिमांड करेंगे तो फिर प्रियंका गांधी पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग, और विपक्ष की आड़ में छिपने की कोशिश होती है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? देखिए, अनीता अग्रवाल जी तो भारतीय जनता पार्टी की झूठ की फैक्ट्री का एक बहुत मामूली सा पुर्जा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सरकार ही झूठ और फरेब पर केंद्रित है। लेकिन बड़ा दुखद है क्योंकि सरकार लैक ऑफ लीडरशिप और पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग ने प्रदेश और देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं सीधा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी मुआवजे को लेकर और इन वंचितों के, मृतक आश्रितों के परिवारों को लेकर आज जो चिंता व्यक्त की, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमान सतीश द्विवेदी जी ने जो ट्वीट किया है, मैं सीधा उसको लेती हूँ। कभी कभी मुझे संशय होता है कि शिक्षा मंत्री जी अनाज का सेवन करते हैं या घास का सेवन करते हैं, क्योंकि खुली आंखों से हम देख सकते हैं जब 76.47 करोड़ कोविड की हैंडलिंग के लिए शिक्षक संघ ने अनुदान दिया तो वे अच्छे हैं, परिवहन निगम ने 2.47 करोड़ दिया तो वो अच्छे हैं, 20 करोड़ पुलिस विभाग ने दिया तो वो अच्छे हैं। मैडम, लेकिन ये सरकार के कर्मचारी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, उनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राथमिक शिक्षकों ने किया है हमारे। बिल्कुल, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि पहले तो सरकार ने उन्हें विवश करके, उन्हें मजबूर करके ड्यूटी करने के लिए विवश किया। और मैं सिर्फ कार्यवाही मुख्यमंत्री या टीम 11 पर नहीं, मैं तो राज्य निर्वाचन आयोग पर भी दंडात्मक कार्यवाही की पैरवी करती हूं। वो सरकार जो इतनी निरंकुश है, जो इतनी बेदिल है, जो इतनी असंवेदनशील है, हाईकोर्ट ने भी कहा कि 135 और क्यों ना हत्या का मुकदमा सरकार के खिलाफ दर्ज किया जाए, उस बात को झुठलाते हुए भी शिक्षा मंत्री जी को मात्र 18 दिखाई दे रहे हैं। तो दीवा स्वप्न की स्थिति में ये लोग रहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। और जो विपक्ष कहे तो साजिश है, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे तो साजिश है, जो जर्नलिस्ट इनकी बूट लिकिंग करें वो अच्छे हैं। दैनिक जागरण ने जो ट्वीट किया है, देखिए 11 जिलों को मत डाला, जो हेडलाइन है कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे शीघ्र, जो WHO ने इनके फेवर में कुछ लिखा भी नहीं। पर क्या आपको प्रयागराज में 10 किलोमीटर शमशान तक फैली हुई लाशें लोगों को दिखती नहीं है? कुत्ते लाशों को नोच कर खा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको इस प्रकार महामारी को इतनी मिसहैंडलिंग किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल, और उसके बाद भी वो नाइजीरिया के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऐसी खुली आंखों से भी इतनी भयानक विपत्ति और प्रदेश की दुर्दशा को देख नहीं सकते, तो मैं समझती हूँ कि वो बूट लेकर शिक्षा मंत्री, थैंक यू मैडम। अनीता जी रुकिएगा, मैं दूंगा टाइम, आप अपने बारे में बोलिए। अभी पहला राउंड खत्म नहीं है, पहला राउंड खत्म हो जाए फिर नो प्लीज, मैं अलाउ नहीं, आप प्लीज पहले राउंड में ना डिस्टर्ब करें। ओके, नरेंद्र सैनी जी के पास चलता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र सैनी बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं और पिछले 16 महीने से मेरे साथ कोरोना पर हुई तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डिबेट का हिस्सा रहे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। कोरोना का जो नया वेरिएंट है जो सिंगापुर में पाया गया, जिसको लेकर काफ़ी कुछ बवाल चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब तीसरी लहर भी संभावित है। दूसरी ने हमारी कमर तोड़ दी, हमारे लाखों लोग भाई बहन मारे गए, तमाम लोगों का मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है।
और अभी जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार की व्यवस्था है, मुझे तो कहीं से प्रतीत नहीं होता कि हम तीसरी वेव का सामना करने की स्थिति में हैं। हम उसके सामने भी घुटने नहीं, पैरों पर लौट जाएंगे, हमें लगता है। देखिए ब्रिजेश जी, आपने अभी कहा कि जब भी कोई चीज आती है तो हमें उसका रूट कॉज एनालिसिस कर रहा होता है। आपकी मैं डिबेट देख रहा हूं, हमारे जो बीजेपी के लोग भी बैठे हैं जो सरकार को चला रहे हैं, वो रूट कॉज एनालिसिस की तरफ जाना ही नहीं चाहते। जब तक हम रूट कॉज को नहीं जानेंगे कि क्यों मौतें हुई थी, ये ऐसे क्यों फैला था, तब तक हम सेकंड वेव क्या, थर्ड वेव क्या, सेकंड वेव को भी नहीं संभाल पाएंगे। ये सबके सामने जाहिर है कि रूट कॉज एनालिसिस ऑफ सेकंड वेव क्या था कि चुनाव हुए, कुंभ का मेला हुआ, वहां से ये फैला। लेकिन मैं अभी आपकी डिबेट में देख रहा हूं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये जो शिक्षक जिनकी डेथ हुई, जो चुनाव की उस समय थे, उनकी मौत इस वजह से हुई है। तो यदि हम इस रूट कॉज को नहीं मानेंगे तो अगले भी चुनाव करा देंगे, क्योंकि थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन उस समय भी कोई चुनाव होने की होगी। तो हमें तो मालूम ही नहीं कि यहां पे सेकंड वेव इसलिए आई थी कि वहां पे चुनाव हुए थे या कुंभ का मेला लगा था। तो क्यों नहीं हमारी सरकारें, आप बार बार आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकारें क्यों नहीं उठाती, इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती कि यदि हम इसका विश्लेषण सही ढंग से करेंगे तो हम अच्छे सोल्यूशन निकालेंगे, तो आगे चल के ये नई वेव्स आएंगी। लेकिन यदि इसी तरीके से यहां पे प्रत्यारोप पर आरोप लगाते रहे तो ये वेव्स तो आती रहेंगी। ये वायरस समझ लीजिए इन पॉलिटिशियन से ज्यादा समझदार है। वो जानता है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स सिर्फ होती है, लेकिन जो सामने काम करना होता है वहां नहीं होता। वो ये वायरस बहुत अच्छा समझदार है। वो थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी। ये सीधा का सीधा सर, ये जो नया वेरिएंट है सिंगापुर में पाया गया है, ये बच्चों को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हमें अपनी तैयारियों को और बेहतर कर लेना चाहिए, दूसरी लहर से सबक लेना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें सबक लेना चाहिए। ये जो वेरिएंट है, ये देखा गया कि ये वेरिएंट अभी वही है जो हमारे हिंदुस्तान में है। अभी तक उसने हमारे बच्चों में अटैक नहीं किया। आप सोचिए, सिंगापुर में सिर्फ 32 बच्चों को उसने अटैक किया तो वहां पे इमरजेंसी लग गई कि बच्चों में अटैक कर रहा है। हमारे तो, और ये वही वेरिएंट है जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी मौजूद यहां पर है। तो हमारे तो पता नहीं कितने 32 बच्चों को शायद ऑलरेडी हो चुका हो, हमें तो मालूम ही नहीं है। बहुत सही बात है। जब तक हम सही ढंग से एनालिसिस नहीं करेंगे और बच्चों को यदि होता है हमारे यहां पर और यही सही ढंग से हमने किया, तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे अपने तरीके को संभालना होगा। ये आईसीयू जो पीडियाट्रिक आईसीयू है, उनका बिल्कुल फर्क होता है। वहां पे अलग मशीनरी होती है, वहां पे अलग तरीके की ट्रेनिंग चाहिए। हमारे यहाँ पर तो यदि गांव को देखा, सर, जिस राज्य में अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑक्सीजन न दी गई हो, वहां आप पीडियाट्रिक आईसीयू और बड़ी बड़ी मशीनरी कितने बच्चों को नसीब होगी? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। सर, ये जब तक आप उस चिंता का ज्यादा, यदि ये लोग रूट कॉज पे नहीं जाएंगे कि हाँ ये समझ लें कि हाँ हमें ऐसा करना है, इसके कारण हुआ, यहां तो कोई समझने को तैयार नहीं है। ओके, अनीता अग्रवाल जी, आप अगर स्थिति का ठीक से आकलन करें, सिचुएशन को समझें, रूट काज में जाएं, जिसके लिए डॉक्टर सैनी कह रहे हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और आप एक बात अच्छे से समझ लें, कोरोना विज्ञान से हारेगा, विज्ञापन से नहीं हारेगा। देखिए ब्रजेश भाई, पूरी तरीके से कोरोना को नियंत्रित किया जा रहा है और विज्ञान की पूरी बात को माना जा रहा है। बच्चों के लिए भी पूरी तरीके से आगे वैक्सीन की तैयारी की जा रही है कि उनको, बच्चों को भी उसकी बहुत जल्दी तैयारी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, अभी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की टूल किट के विषय में भी जरा सूची जी कह दो, बता दे जा कैसे वो बदनाम करने में लगी है सरकार को। ये भी उनको खुलासा बदनाम नहीं कर रही है। 1621 मौतों को सिर्फ 3 बता रही हैं कि आप टीचरों को बदनाम नहीं कर रहे हैं। ब्रजेश भाई, सीधी सी बात है, हमने कहा कि कम से कम लाशों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। कारण क्या था? लाशों पे राजनीति तो आप कर रही हैं। आप कर रही हैं। जब बार बार कहा चुनाव न कराइए, उसके बाद आपने करा दिया और लाशों पे राजनीति कर रही हैं। कम से कम सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। चुनाव क्या हुआ? नहीं, चुनाव आयोग कराता है।
चुनाव आपको मालूम है चुनाव सबने आयोग मना किया, चुनाव मत कराइए। और उसके बाद उसको चुनाव आयोग के लिए चुनाव के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात कही थी कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं इसको होना चाहिए। नहीं कहा ना आपने कभी कोर्ट में एफिडेविट दिया ना राज्य सरकार ने आयोग को कभी लिखित दिया, और अगर दिया तो दिखाया जाए। आयोग तो खुद कहना है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि चुनाव न कराइए। चुनाव कराना एक अलग लोकतांत्रिक स्वतंत्र व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग उसको कराता है, ना वीरेन जी आगे सरकार कराती है। इसका आपको वीरेन जी शुक्रिया। वीरेन जी जिस प्रकार के हालात हैं और आज देखिए सर, यही हम रूट कॉज एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे जी, वो नहीं जाएंगे सर, उन्होंने इनकार कर दिया। रूट कॉज से मतलब ही नहीं है, विज्ञान से कोई मतलब नहीं सर। विज्ञापन की बात तो आपके पास, विज्ञान से तो ये विज्ञापन की कोई बात है तो बताएं सर। इन्होंने वैक्सीन का विरोध किया। एक सेकंड शर्मा जी रुक जाइए, मैडम आप रुकिए, वीरेन जी जरा बोल लें, फिर मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। वीरेन जी 1621 मौतें हैं, शिक्षक संघ कर्मचारी संघ दावा कर रहे हैं, प्रमाण भी मौजूद हैं, हर जिले में मौजूद हैं, कई जिलाधिकारियों को BSS के लेटर्स भी मौजूद हैं। उसके बावजूद सिर्फ 3 टीचरों की मौत की बात कही जा रही है। क्या ये उनकी शहादत का अपमान नहीं है? देखिए, शिक्षकों की मौत पर सरकार ने कहा था कि 30 लाख रुपया ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि सरकार के अफसरों की नीयत में बेईमानी आ गई है कि वो अपने कर्मचारियों की मरने पर उनके परिजनों का जो वाजिब हक है वो भी नहीं देना चाहते। अच्छा, सरकार ये बात अगर समझ जाए कि अफसर कर्मचारियों की नज़र में सरकार को खलनायक बनाते जा रहे हैं, 1-2 अफसर नहीं, कर्मचारी तो लाखों की संख्या में 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऑन द स्पॉट मरो तब मुआवजा है, यानी कि या तो मतदान वाले दिन मर गए होते या मतगणना वाले दिन। इसके बाद अगर आप बीमारी लेके आके घर में मर गए तो फिर इनके लिए कोई मुआवजा नहीं है। ये कितना असंवेदनशील बयान है। और देखिए, ये जो मंत्री का बयान आया है ये उस नज़रिए को दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो गीता पर हाथ रखकर सच्चाई की कसम खाते हैं लेकिन बोलते झूठ हैं। जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनको सरकार की बहुत बड़ी बड़ी कमियां दिखती है और तब ये कोई आलोचना करने का अवसर नहीं चूकते। लेकिन आज इनको जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके रोने की उनकी सिसकियां इनको नहीं सुनाई पड़ती। इनको आप देखो सब बोलो ना, अगर बोल दोगे तो ये राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले। तो ये लोकतंत्र की नई परिभाषा और नई व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे खिलाफ न बोलो क्योंकि हम ही सरकार हैं। ये इस तरह की बातों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है और जिस तरह से मजाक बनाया जा रहा है मौत को लेकर, अब आदमी को डेथ सर्टिफिकेट के लिए नाक रगड़नी पड़ रही है। मृत्यु कैसे हुई ये साबित करने के लिए परिजनों को, जिनके घर में अभी मातम चल रहा है, उनके साथ ये क्रूर मजाक है। लेकिन अब भाई सरकार ने मान लिया है कि इनके लिए मणिलाल पाटीदार, आपको याद है, हत्या करा के पैसा वसूलते थे, वो अफसर आज तक गिरफ्तार हुए। उन अफसरों का इन्होंने कुछ नहीं किया, बेईमानों भ्रष्टाचारियों का। शिक्षक मर गए, कर्मचारी मर गए। तमाम विभागों के अधिकारी चुनाव में ARO RO की ड्यूटी पे होते हैं। ये बताएं कि उनकी भी तो मौत हुई है, उनको क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हैं? कोई एक विभाग खाली नहीं है। लेकिन इनको खाली ये कोसना है कि भाई कांग्रेस न बोले, आम आदमी पार्टी न बोले और समाजवादी पार्टी न बोले, अखिलेश यादव न बोले। ये बोलेंगे तो ये खाली अतीत बताएंगे। हमारी जो जिम्मेदारी है सरकार की वो निभाना है। उसमें आप अगर नाकाम हो रहे हैं, लोगों को दवा इलाज नहीं मिल रहा है, तो फिर हमारे समाज में एक नई व्यवस्था चल रही है। एक नए तरह के गिद्ध आ गए हैं जिनको अपने घर की लाशें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनसे बात करो तो इनको फिलिस्तीन और नाइजीरिया की लाशें दिखाई पड़ती हैं और वहां की बात करते हैं। ये नए किस्म के गिद्ध हैं। हाँ, क्योंकि उनकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है और इनको अपने अवगुण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।
अपने सरकार की, अपने अफसरों की कमियां नहीं दिख रही हैं, तो भाई अब इसका पता कैसे चलेगा? अब ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर जुल्म हुआ है या जिसके साथ दुर्घटना हुई है, जिनके परिवार के लोग इलाज के अभाव में मर गए, एम्बुलेंस के अभाव में मर गए, बेड के अभाव में मर गए, वो बोले ना, क्योंकि ये आलोचना मानी जाएगी व्यवस्था की। तो भाई आदमी क्या मुर्गा है कि एक एक का लाए के काटते रहो, बाकी सब दाना चुगते रहे? बोले ना, अपनी अपनी बारी की इंतजार करें। भाई इंसान में देखने, समझने और बोलने की क्षमता है, लेकिन हम तो एक बात कहेंगे कि हम लोग भारत और उत्तर प्रदेश जैसे जो देश हैं, राज्य हैं, संवेदनशील लोग, परिवार नामक संस्था है, माँ बाप भाई बहन सब रिश्तों का बड़ा महत्व है। एक दुखी होता है तो सबको दर्द होता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। सरकारें लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य के नाम पर आती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो कैसे कठोर हो सकती हैं कि उन्हें अपने जनता के दुख दर्द से मतलब न रह जाए। चलिए खैर जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस हिम्मत के साथ आप इन मुद्दों को लेकर आते हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, और लिखे जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है। वाह। तो आपने हिम्मत से अगर चीज़ें रखी हैं तो आज नहीं तो कल ये मौसम बदलेगा और इस अहंकार को जवाब मिलेगा। देखिए, जिनके घर में कमाने वाले लोग चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके आंसू पोंछने कोई जा नहीं रहा है, तो वो टीवी पे, कैमरे पे क्या बोल पाएंगे? उनके दर्द की कोई था नहीं ले सकता। उनका जीवन तो रात दिन अंधेरा है, वो मुस्कुराए या बोले कैसे? न कमाने वाला रहा, जो घर का, जो पालने वाला था, जो घर को दिशा दे सकता था, चला गया। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे मर गए, चले गए, परिवार उजड़ गया, दुनिया उजड़ गई। जिनके जाने का वक्त था वो नहीं गए, जो नौजवान थे वो हमारे बिछड़ गए। लेकिन भाई सरकार के अफसरों की बाजीगरी चल रही है। पर मैं आपको और आपके सभी संवाददाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव तक पहली बार टीवी का कैमरा तो आपने पहुंचाया। आपने उस गरीब आदमी की, जो छप्पर के मकान में रहते हैं, जिनके घर की दीवार मिट्टी की है, पक्की नहीं है, उन लोगों की आवाज़ उनको टीवी पर लाए, उनका दर्द लोगों के सामने आया और उत्तर प्रदेश के लोग इसको देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद उनका कुछ भला हो जाए, शायद सरकार के अधिकारी उन गांवों में पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे और उनके लिए कुछ मदद करें। जी। हमारे आपके जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें आती और जाती रहेंगी, लेकिन उनके पास तो उनके वही अपने लोग थे, वो भी चले गए, तो अब उनके जीवन में अंधेरे के अलावा कुछ बचे नहीं। भाई ना उनके पक्का मकान है, ना कार है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई मदद करने वाला है, कैसे जिएंगे? बहुत भावुक बात। बहरहाल जी, हमारे देश में जो मौसम चल रहा है, एक साहित्यकार ने लिखा है कि मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, क्योंकि ये भयावहता, ये जो कोरोना के चलते मौत हुई हैं, ये वही दर्शाती हैं। बहरहाल सुनिएगा कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और आज कल इजलास का मौसम है मेरे देश में, और शेर सब चिड़िया घरों में बंद या पिंजरों में कैद, यो नए बनवास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ, तुमको पूरी छूट है, अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री का ये दावा है कि आपका दावा झूठा है, आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और आपके दावे असत्य हैं। 1621 नहीं बल्कि 3 टीचरों की मौत हुई है, और अब से थोड़ी देर पहले एक लिखित बयान भी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जारी किया है, और आप ओछी राजनीति कर रहे हैं, ऐसा उनका क्लेम है। ओछी राजनीति हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? हमने 1621 की सूची दी है, बिल फोन नंबर दिए, वो 3 की बता रहे हैं। 1618 बच्चे बहुत होते हैं मंत्री जी, 18 के साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये 18 जिंदे खड़े हैं, या तो हम संगठन नहीं, हम नौकरी भी छोड़ देंगे या मंत्री जी छोड़ दें अगर वो 1618 जिंदे हैं तो। दूसरा ये है कि ये इन्होंने अपराध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हम 2 सप्ताह के लिए काउंटिंग रोक दें। इन्होंने कहा नहीं, हम करा लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। इनके अधिकारियों को इनको पहले चरण की तरह अंदाजा नहीं था, पहले चरण समझ रहे थे कि कुछ नहीं होगा। और ये मुआवजे की जो बात कर रहे हैं, पहले मुआवजे में था कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, किसी की हत्या होती है, रोड माइंस बम ब्लास्ट होता है, तब दिया जाएगा। उसमें कोविड-19 इन्होंने जोड़ा है। अभी ये 4 मई को अमेंडमेंट किया है। अब कोविड-19 में 2 तरह की मौत हो सकती है, या तो व्यक्ति पहले से संक्रमित हो और वो पोलिंग स्टेशन पर गया हो, वो जाएगा नहीं क्योंकि वो आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है। दूसरा प्रकार वो होगा कि आप, जो हम कह रहे हैं कि आपने इन्फेक्शन दिया, 5 दिन 10 दिन बाद 20 दिन बाद आकर के वो खत्म हो गया, उसको आप मानोगे नहीं। तो ये कोविड-19 क्यों जोड़ा गया है? आपको उम्मीद नहीं थी कि संख्या हजारों में होगी, आप समझते थे 2, 4, 5 होंगे, हम 30 लाख का क्या सरकार में किसी स्तर पर आपकी कोई बातचीत हो पाई? सरकार मद में है, सरकार बात करने के कहां मूड में है। जब 1621 मौत को 3 की मौत में बदल रही है सरकार, तो सरकार का आप देख सकते हैं किस में है। ये 1621 बेसिक शिक्षा का डॉक्टर साहब, ये मैं बेसिक शिक्षा मंत्री का पत्र दर्शकों को दिखा रहा हूं। इन्होंने 3 मौतों पर सिर्फ अफसोस प्रकट किया है, बाकी मौतों पर भी इनको कोई अफसोस नहीं है। लिखित बयान में इन्होंने 1618 जो और मौतें हैं जो आप बता रहे हैं 3 के अलावा, उनके लिए अफसोस के 2 शब्द भी मंत्री के पास नहीं है। इनके जिले में ब्रजेश जी 2 अध्यापक, पति पत्नी दोनों अध्यापक थे, दोनों ट्रेनिंग में गए, हंसते खेलते गए, और उनके ट्रेनिंग में जाने के बाद, इलेक्शन कराने के बाद पहले पति की डेथ हुई, फिर पत्नी की डेथ हुई। मंत्री जी आज तक उनके घर तक नहीं जा पाए हैं। इससे बड़ी मतलब संवेदनहीनता क्या होगी? ऐसा नहीं प्रदेश का, जो आपने अभी शुरू में कहा, प्रदेश का शिक्षक कमजोर नहीं है, ना संगठन कमजोर है, ना हम कमजोर हैं। पहले आप लोग बहुत मजबूत थे, आप क्षमा करिएगा, आप लोग बहुत कमजोर हो गए। मुझे याद है कि ब्लॉक पे कॉल दे देने पर शिक्षकों की सरकारें हिल जाती थी, और आज आप प्रदेश अध्यक्ष बैठ होकर भी अपने लोगों को इंसाफ के लिए सरकार को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। सरकारें हिलेंगी, पैंडेमिक खत्म होने दीजिए। अभी लोगों को मैं दूसरा, जो जीवित हैं उनको सरकार ने तो झोंक दिया, जो जीवित हैं उनको मैं पेंडिंग में नहीं झोंक सकता, अभी मेरी मजबूरी है अभी। और मैं अपने साथियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश का शिक्षक संगठन के साथ है, मेरे साथ है। तो क्या विरोध का कोई और तो लोकतांत्रिक तरीका आप लोग चुनेंगे? अब क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक तरीका, हमने कल पूरी अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई है, वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, उसमें निर्णय लेंगे और अपने साथियों के साथ अन्याय नहीं देंगे, उनके परिवारों को न्याय दिला करके रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। और नहीं दिला पाएंगे तो आप इस्तीफा देंगे, आपने मुझसे वायदा किया। बिल्कुल देंगे, ये भी हम आपसे वादा करते हैं। क्या? ये भी आपसे वादा करते हैं, अगर हम उनको न्याय नहीं दिला पाए तो पहले सरकार को विदा करेंगे, फिर हम इस्तीफा देंगे। ओके, ऑलराइट। विजय कुमार जी, आप कुछ बोल रहे थे? जी, मैं 1-2 बात अनीता जी की बात पर आप कुछ कहें, आपके पास 1.5 मिनट का टाइम है सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो निर्वाचन आयोग है, जो अपने को स्वतंत्र बॉडी बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वतंत्र बॉडी रह गया कि नहीं रह गया। नहीं, कोई स्वतंत्र बॉडी तो मैं मनोज सिंह बैठे हैं वहां, उनको याद दिलाना चाहता हूं। ये जो कह रहे हैं कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई, बार बार सरकार का तर्क आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जब शिक्षक घर से निकल रहा था तो उसकी माँ उसको पकड़कर रोक रही थी, बेटा मत जा, तो बेटा कहता था माँ FIR हो जाएगी, मेरी नौकरी का संकट आ जाएगा, DM साहब का आदेश आया है, मुझे जाना पड़ेगा। चलते समय छोटा सा बच्चा उसको अंगुलियां पकड़ता है, पापा मत जाओ, आप नहीं रहोगे मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। वो एक ही बात कहता था, बेटा जाने दो, मैं लौट के आऊंगा। दुर्भाग्य से लौट के तो आया, लेकिन दोबारा उनसे मिल नहीं पाया। वो पत्नी वो हाथ पकड़ कहती थी हम खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन मत जाओ वहां पर। लेकिन ये सरकारें और ये प्रशासन FIR का डर दिखा के पहुंचाता था। और आज मैं कहना चाहता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये जो टीचर है, ये कर्मचारी है,
ये मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके पास और कोई सहारा नहीं होता नौकरी के अलावा। एक अकेला कोई कपूत कमाता है और पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमता है। एक कपूत जो घर से चला जाता है, चिराग अगर बुझ जाएगा, पूरा का पूरा जो है परिवार अंधेरे में आ गया है। मैं कहना चाहता हूं उन बच्चों का क्या होगा, उनकी शिक्षा कैसे होगी? वो जो बेवा अभी जवान है, जो बेवा हमारी बहनें अभी जवान है, अभी दहलीज अभी जिंदगी के कुछ चंद हैं, वो कैसे जीवन सफर करेंगी? वो बूढ़ी माँ बाप की आंखों में अंधेरा आ गया है इस घटना से। वक्त का अभाव है। सुचि विश्वास जी, क्या सरकार ने इतनी पत्थर दिल हो गई है? मैडम रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, बहुत ही असंवेदनशील है सरकार का ये रवैया, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का मुख्य रूप से, जिन्होंने सिर्फ 3 ये प्रशासनिक हत्याएं हैं, सरकार इनकी जिम्मेदारी ले। जो मृतक के आश्रित हैं उनको नौकरी प्रदान करे, उन्हें विधिवत मुआवजा दे और उनकी मांगों को संवेदनशीलता प्रदर्शित करे। और बल्कि और भी जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, जिनका अभी तक जिक्र नहीं हो रहा, चाहे परिवहन निगम के संदर्भ में, चाहे पुलिस विभाग, ये सरकार की सेवा में रत हैं। सरकार ने ऑलरेडी पैंडेमिक हैंडलिंग में बहुत देर और बहुत लापरवाही की। अगर सरकार अभी भी सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और आंकड़ों की बाजीगरी, सतीश द्विवेदी को बर्खास्त कर दिया जाए, इतनी असंवेदनशीलता तत्काल प्रभाव से, और डीजी बेसिक विजय किरण आनंद को भी सस्पेंड किया जाए। शिक्षा के पद पर बैठे डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये असंवेदनशीलता है, ये अमानवीयता है, ये टीचरों का अपमान है, ये लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ है। ब्रिजेश भाई 1 मिनट मैडम, आपकी बारी आएगी तो दूंगा ना टाइम। बिल्कुल ऐसे जी, थैंक यू जी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस का इशू बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस जो कि अभी काफ़ी लोगों में आ रहा है, सबसे पहला अभी भी हमारे यहाँ आपने भी देखा होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा, उसके लिए एक दवाई चाहिए होती है एम्फोटेरेसिन बी। वो लोगों को नहीं मिल रही, ये दिल्ली में नहीं मिल रही, तो मैं समझ सकता हूं कि यूपी और यूपी के गांव में कैसे मिलेगी। अरे सर, यहाँ पैरासीटामोल उसके डायग्नोसिस के लिए, तो वही आपने मुझसे क्वेश्चन किया, क्या हम म्यूकरमाइकोसिस के लिए तैयार हैं? तो मैं यही कहूंगा कि जब तक, वो मेरा पुराना क्वेश्चन, जब तक हम रूट कॉज एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे, अच्छे से जो घटनाएं हो रही हैं, जो यदि किसी केसेस बढ़ रहे हैं, उनको अच्छी से नहीं देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से जहां जहां पे कमी है उसको पूरा करें, जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हम आम, जो आपने सही कहा कि यदि आम लोगों को हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो म्यूकरमाइकोसिस जैसे लोग तो बेचारे मर गए, उनकी तो मौत ही होगी, बहुत बुरी हालत होगी। डॉक्टर डीसी शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और डीजी बेसिक शिक्षा को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए? दोनों का फेलियर है, बिल्कुल बर्खास्त होना चाहिए दोनों को। डीजी बेसिक शिक्षा भी बर्खास्त होनी चाहिए, मंत्री भी बर्खास्त होने चाहिए। मेरे 1600 शिक्षक जो शिक्षक चले गए, उनके प्रकार का बयान, बिल्कुल ये हत्यारे हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, मेरे पास वक्त का अभाव, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी लोगों के प्रति मैं बहुत संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान हमारे शिक्षक, टीचर, कर्मचारी भाइयों ने का निधन हुआ, उनके परिवार बेसहारा हुए। भारत समाचार भी ये मांग करता है कि उनको इंसाफ मिले, उनकी मौतों को सरकार स्वीकार करे, उनके परिजनों को मुआवजा मिले, निकट परिजनों को नौकरी भी सरकार दे, और जितनी आवश्यक सहायता है वो ज़रूर की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।